हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीस डायरी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीजीपीसी प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन हैं जो टॉपिक हैं जो बार बार आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और किन टॉपिक्स का आपको रिवाइज बार बार करना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट 15 डेज़ का जो स्ट्रेटेजी है ना, उसके ऊपर है। आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, अब रिवीजन का टाइम है, और ऐसे में पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होने चाहिए जिनको आप बार बार रिवाइज करें और जिनको पढ़ कर ही आप श्योर रहें कि हाँ, एग्जाम में आप क्वेश्चन उससे बनेंगे। बाकी को छोड़ सकते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कुछ को छोड़ना चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो छोड़ने लायक होते हैं, कुछ पढ़ने लायक। तो रिवीजन के टाइम में उन टॉपिक को रिवीजन करना चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आज मैं इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, नहीं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जिसको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर का पैटर्न देखें तो इतिहास के क्वेश्चन हर साल आते ही हैं, बहुत मतलब इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक, जैसे कि अगर हम 2018 का देखें तो इतिहास से 6 क्वेश्चन आए थे, और 2019 का देखें तो सीजी हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आए हैं। फिर 2020 में इसकी संख्या 11 हो गई है, और 2021 में इसकी संख्या 8 है। मतलब अगर हम एवरेज निकालें तो सीजी हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन मतलब पूरा 20 नंबर का वेटेज है सीजी हिस्ट्री का, तो इसको स्किप नहीं कर सकते, और इसको रिवीजन भी प्रॉपर करना है। और इससे क्वेश्चन थोड़े से डीप में पूछते हैं, रहता तो ये इंडियन हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो सीजी में जो हिस्ट्री में हुआ है ना, वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री की तरह सीजी हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप एंशिएंट में किस में फोकस करें, मॉडर्न में किस में फोकस करें, और मिडिवल में किस में फोकस करें। ठीक है, तो पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री देख लेते हैं। इसमें जो भी यहाँ के स्थानीय राजवंश है ना, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में देखा जाए ना, तो स्थानीय राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हुए हैं यहाँ के, जैसे कि राजसी तुल्यकुल वंश, ठीक है, पर्वत द्वारक वंश, ये सब जो है ना, ये जो स्थानीय राजवंश है, पांडु वंश, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ के पांडु वंश, और कल्चरली तो उसमें चल जाएगा, मिडिवल में पांडु वंश इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर इसका ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल देखें तो यहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं, कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ मिली है, पूरा पछाड़ काल की, नव पछाड़ काल की, ये पूछा जाता है। ठीक, मैं एक बार टॉपिक वाइज दिखा देती हूँ आपको। जैसे पूरा पछाड़ काल है, ये मध्य पछाड़ काल, उत्तर पछाड़ काल, यहाँ से कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक, रामायण काल, महाभारत काल में जो रिलेटेड है, अब रामायण काल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी श्री राम वन पथ में छत्तीसगढ़ को पूरा डेवलप किया जा रहा है, वहाँ के पर्यटन स्थलों को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देखेंगे। और राम वन पथ जो बन रहा है, उसमें शामिल जो पूरे 75 प्लेसेस हैं ना, उनके नाम याद कर लीजिएगा, वो कहाँ है और कौन से ज़िले में है। और जो जिला 33 जिला बना है, उसको भी हटा के देख लीजिएगा। जैसे कि चंद्रपुर पहले जानी चावड़ा में था, लेकिन अब शक्ति में आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ आ चुका है पूरा, सीतामढ़ी घाघरा, सीतामढ़ी हथौड़ा, कोरिया मनेन्द्र चिरमी में आ चुका है, कोरिया में सिर्फ रामगढ़ है। ठीक है, ये सब आपको देखना है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़े अगर हम, तो बौद्ध काल और जैन धर्म का जो यहाँ के स्थान है ना, जो चीज़ें यहाँ से संबंधित हैं, वो याद करना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, इसमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री में आ जाता है, लेकिन यहाँ से संबंधित करने के लिए ऐसा कुछ पढ़ना पड़ता है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास को भारत के इतिहास से संबंधित करे। जैसे मान लो हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ के कौन से स्थल हैं, कौन से स्मारक हैं जो छत्तीसगढ़ के इतिहास को भारत के इतिहास से जोड़ते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मौर्य काल में आ गए तो मौर्य काल में भी सेम वही। मौर्य काल मतलब मौर्य काल के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि कौन सी जगह हैं, कौन से शिलालेख हैं, कौन से नाट्यशाला, कौन से मूर्तियाँ हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, जो कि मौर्य काल को हमारे मतलब छत्तीसगढ़ को मौर्य काल से जोड़ रही हैं। जो मौर्य काल चला है इंडिया लेवल पे, जो मौर्य साम्राज्य हुआ, उससे हमारे छत्तीसगढ़ को जोड़ रही हैं, ऐसी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, सातवाहन काल भी ये राष्ट्रीय राज था वंश, तो इसको भी वैसे देख के पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ के स्थानीय राजवंशों की बात करेंगे। गुप्त काल के बारे में वैसे ही, वाकटक के बारे में वैसे ही है। ठीक है, जब स्थानीय राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम इसमें डबल छपा हुआ है, एक सेकेंड। जब हम स्थानीय राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अब ये स्थानीय राजवंश हैं, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही हुए हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये यहीं के हैं। ठीक है, कहाँ पे था, इनकी राजधानी कहाँ थी, कौन कौन शासक हुए हैं, किसके बाद कौन हुए हैं, कौन सा शिलालेख, कौन सा युद्ध, कौन जीता, कौन किसको हराए, ये सब क्वेश्चन आते हैं। मुख्यतः नल वंश और पांडु वंश। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, पांडुवंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांडुवंश से क्वेश्चन बहुत आते हैं और इन लोग के अभिलेख और शिलालेख इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें महाशिवगुप्त बालार्जुन इंपॉर्टेंट है, पांडुवंश में भी, ठीक। लेकिन अब तो पूरा ही इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे क्वेश्चन आता है, इनकी उपाधि क्या धारण की, कौन से सिक्के चलाए, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, स्थानीय राजवंश खत्म हो जाएगा, तो अब आएगा मध्यकालीन इतिहास। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास आ गया। इसमें आपको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कलचुरी, दूसरा मराठा, ठीक है। कलचुरी यहाँ का स्थानीय हो जाएगा। कलचुरी तो पूरे देश में कहीं ना कहीं शासन किए हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ में और बाकी देशों में भी, बाकी देशों बोल रही हूँ, बाकी राज्यों में भी थोड़े बहुत आसपास के। लेकिन मेन आपको छत्तीसगढ़ का देखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ कलचुरियों का, कलचुरी में तो ये सब राजा जो हुए लाइन से ना, रत्नदेव प्रथम द्वितीय और तृतीय, और पृथ्वीदेव प्रथम द्वितीय, जलदेव प्रथम द्वितीय, ये लोग इंपॉर्टेंट है। पूरा इसका जो मैप दिया हुआ है ना, पूरा ये लोग का राजवंश का, ये आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। और इन्होंने क्या काम कराए, कौन से मंदिर बनवाए, कौन से युद्ध लड़े, कौन से सिक्के चलवाए, ठीक है, कौन इनका मतलब वो हुआ सामंत कौन था, इनका क्या बोलते हैं अभिलेख कहाँ से मिले हैं, ठीक है, कौन से जगह को इन्होंने जीता, ठीक, सबसे प्रतापी राजा कौन था, ये सब। कल्याण से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री से कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कलचुरियों का प्रशासन, कलचुरी तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्रशासन इसका, लेकिन इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं इसके प्रशासन से। जैसे ये पूछ देगा कि महासौरकी किसको बोलते थे कलचुरी काल में, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन देके 4-5 ऑप्शन देकर पूछेगा कि कर संग्रह अधिकारी कौन था उस टाइम, तो क्या वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक। कलचुरी कालीन स्थापत्य, मध्यकालीन अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो कलचुरी और मराठा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत इसको भी देख लेंगे, छिंदक नागवंश और सोमवंश, फड़िक नागवंश, क्योंकि फड़िक नागवंश का भोरमदेव का मंदिर फेमस हो गया है, तो ये देख लेंगे। और छिंदक नागवंश भी देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद काकतीय वंश, काकतीय वंश में इम्पॉर्टेंट है जंगल सत्याग्रह, जितना भी जंगल विद्रोह हुआ है ना सब, ठीक। यहाँ इनके राजा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ का जंगल सत्याग्रह हुआ है ना, जंगल विद्रोह जनजातियों का, वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। जनजाति विद्रोह बहुत अच्छे से देख लेंगे इसका। उसके बाद आधुनिक, मराठा को आधुनिक में ऐड करते हैं हम, तो मराठा शासन में इसके बाद जो भी है ना सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे ही आपका मॉडर्न हिस्ट्री आता है ना, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आपको फिर आप हिस्ट्री तो पढ़ चुके हैं, उसका आपको सब पता है कि इसके बाद कौन सी घटनाएं हुई, आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में बस सिर्फ उन चीज़ों की जगह, उन राजनायकों की जगह, राजनेताओं की जगह आपको छत्तीसगढ़ के लोकल जो राजनेता हुए हैं उनके नाम ऐड करने होते हैं, ठीक है। कि छत्तीसगढ़ में लोकल में क्या क्या आंदोलन हुए। मान लो आप स्वदेशी आंदोलन पढ़ रहे हैं, आप इंडिया लेवल पढ़ चुके हैं, तो आपको सिर्फ सीजी में ये पढ़ना पड़ेगा कि स्वदेशी आंदोलन में छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें हुई और कौन से क्रांतिकारी, कौन से नेता इसमें भाग लिए, ठीक। बाकी रहता सब वही है। कि मराठा काल में, मराठा तो पूरा इंपॉर्टेंट है, इन लोग की शासन व्यवस्था, इन जो भी भोसले हुए हैं ये पूरा, फिर उनके सूबेदार, ठीक है। और रघुजी तृतीय, उसके बाद पुनः हमारा भोसला शासन में जो रघुजी तृतीय आए थे उनके बारे में पूरा। उसके बाद फिर यहाँ से अंग्रेजी शासन आ जाता है। तो अंग्रेजी शासन के दौरान 1854 से 1947 तक जो भी चेंजेस हुए हैं वो पूरे एक साथ इसमें दे दिया है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद जो घटनाएं पूरी हुई हैं ना, जितनी भी यहाँ से सीधी हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री से पूरा कनेक्टेड रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी घटनाएं हुई हैं वहाँ भी हुई हैं, राष्ट्रीय लेवल पर भी हुई हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हुआ क्या बोलते हैं असहयोग आंदोलन, यहाँ हुआ, इंडिया में भी हुआ है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस जो जो चीज़ें हुई, जैसे वकालत त्याग उधर भी हुआ, लेकिन यहाँ कौन कौन वकालत त्याग किया इसका देखना है। मतलब आपको पूरी हिस्ट्री को ना सीजी में समेट लेना है, मतलब सीजी तक ही समेट लेना है कि इंडियन हिस्ट्री तो आप पढ़ चुके, पूरे नए नए बड़े बड़े नेताओं को याद कर चुके हैं, लेकिन अब सीजी के राजनायकों, सीजी के नेताओं को, क्रांतिकारियों को याद करना है जो यहाँ के लोकल हुए हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें वही हैं, जो भी वो लोग गतिविधि ही की है ना वही है, लेकिन बस इन लोग के नाम अलग हो जाएंगे, हमारे लोकल हो जाएंगे नेता यहीं के, ठीक है। अब लोकल में भी कैसे सब सीजी के नहीं, अब आपको मुंगेली से कौन था, बिलासपुर से कौन था, कोरबा से कौन था, राजनांदगांव से कौन था, ऐसे भी आपको डिवाइड करके पढ़ना है। ज़्यादा क्वेश्चन ना राजनायकों से ही आता है अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे सीजी का तो, ठीक है। उसके बाद ना अब रियासतों का विलय और रियासतों से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। कौन सी रियासत, मतलब राजा कौन था, किसने उसमें अधिमिलन के पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, विलय पत्र पे, ये पूछता है, ठीक। तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। सीजी हिस्ट्री में इतना करना बहुत है। और उसके बाद फिर
इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे आप हिस्ट्री का, चाहे इंडियन हिस्ट्री, चाहे पॉलिटी, कुछ भी पढ़िए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने से ये दिखता है कि हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर हम जब जो थ्योरी पढ़े हैं उसका फैक्ट हमारे माइंड में गया है कि नहीं गया है। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो फैक्ट वाइज रहता है वो, और जब हम ये देखते हैं कि हाँ इसका ऑब्जेक्टिव फैक्ट वाइज हमको याद हो रहा है, हमको बन रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है, फिर और पढ़ते हैं हम, और मन लगता है पढ़ने में। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे ना, तो फिर आपको ना एक टाइम के बाद बोझ ही लगने लगेगा, आपकी पढ़ाई भी छूट जाएगी। और जितना आप जितना आपके में था ना पहले, आप 1 घंटे में 10 पेज पढ़ रहे हैं, तो आप 1 घंटे में 1 ही पेज पढ़ पाएंगे। तो जैसा ऐसा लगने लगे ना कि पढ़ते पढ़ते कि हाँ अब मेरा मन नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी और आप दोबारा बूस्ट हो जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।